हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इंडियन इकोनॉमी एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इसमें मिक्स्ड व्यूज़ हैं लोगों के। कुछ लोग कहते हैं इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, कुछ लोग मतलब इकोनॉमिस्ट कहते हैं इंडियन इकोनॉमी जो है अंडर डेवलप इकोनॉमी है। तो डिफरेंट व्यूज़ है, इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिस्कस इंडियन इकोनॉमी एज एन अंडर डेवलप इकोनॉमी, तो आपको किस हिसाब से पेपर में लिखना है, मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप गौर करना और मैं सारी चीज़ों को डिक्टेट करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, द रीजन बीइंग दैट इट इज कॉट अप इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इकोनॉमिस्ट कहते हैं इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि ये अभी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है उसको आगे डिस्कस करेंगे, पूरा पॉइंट लिखा हुआ है मैंने। तो गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, पर कैपिटा रियल इनकम इज लो इन इंडिया। इंडिया में जो पर कैपिटा रियल इनकम है, सिंपल वर्ड्स में पर बंदा जो काम करता है, ठीक है, वो काफ़ी कम है। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम है। बिकॉज ऑफ दिस पीपल आर पुअर, इस वजह से लोग गरीब हैं। ऑन द वन हैंड बिकॉज ऑफ लो इनकम सेविंग्स आर लो, यहाँ पे लो लिखना था, मैंने लॉ लिख दिया, स्पीड में कभी हो जाता है। सेविंग्स आर लो एंड ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर गुड्स इज लो। देखो, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग सेविंग नहीं करेंगे बैंकों में, तो बैंक लोन कहाँ से देंगे। दूसरी तरफ पैसा ही नहीं होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा लो होगी। ड्यू टू लो सेविंग्स कैपिटल फॉर्मेशन इज लो, क्योंकि सेविंग्स लो है तो कैपिटल फॉर्मेशन लो होगी। मैंने आपको बताया जब लोग बैंकों में सेव ही नहीं करेंगे तो बैंक आके लोन कैसे देंगे और कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन को एक टाइप का ले लो, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिकॉज ऑफ लो डिमांड देयर इज लिटिल इंसेंटिव टू इन्वेस्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट एंड लेवल ऑफ इनकम आर लो। तो जब डिमांड ही लो है तो प्रोड्यूसर सोचेंगे, एंटरप्रेन्योर सोचेंगे, भाई हम इन्वेस्ट ही क्यों करें, हम प्रोड्यूस ही क्यों करें, गुड्स की प्रोडक्शन क्यों करें, क्योंकि डिमांड तो है नहीं। इस वजह से जो इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है वो भी लो होगी। दैट इज हाउ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ऑपरेट्स एज एन अंडर डेवलप इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी हैज़ फॉलोइंग मेन फीचर्स। तो इस वजह से जो है अंडर डेवलप इकोनॉमी है इंडिया, क्योंकि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है। और भी फीचर्स इंडियन इकोनॉमी के एज एन अंडर डेवलप इकोनॉमी मैंने नीचे डिस्कस किए हैं। तो जितने नंबर का आए उतने पॉइंट आप लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है लो एंड नियर स्टेगनेंट पर कैपिटा इनकम। एक तो पर कैपिटा इनकम लो है, ऊपर से स्टेगनेंट है। स्टेगनेंट मतलब स्टेबल ग्रोथ रेट हो ही नहीं रही है पर कैपिटा इनकम की, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ में डाटा वगैरह ऐड करने, मेरे पास जो लेटेस्ट डाटा थे मैंने उस हिसाब से ऐड किया है। आप अपने हिसाब से जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से जो लेटेस्ट डाटाज हैं वो इसमें डाल सकते हैं। मटेरियल यही रहेगा। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज वेरी लो कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो डेवलप कंट्रीज के हिसाब से काफ़ी कम है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज $5350, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से लगाएं तो पर कैपिटा इनकम 5350 है। एंड अगर दूसरी तरफ से लगाएं, एक्सचेंज रेट बेसिस पे लगाएं, तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो $1499 है। ऑन द अदर हैंड पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए एंड स्विट्जरलैंड इज $53,750। कितने गुना होगी हमारे से, खुद सोचो, 10 गुना तकरीबन। एंड $59,210 रिस्पेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो हमारी से तो 10 गुना होगी, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम एक्सचेंज रेट देखें तो यूएसए की जो है वो है $53,143 एंड स्विट्जरलैंड की है $80,477। तो कहने की बात है कि हम देखो उनसे कितने गुना पीछे चल रहे हैं। समझ की बात, हमारी पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो है। नॉट ओनली पर कैपिटा इनकम इज लो इन इंडिया बट द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो लो। जो ग्रोथ रेट है, जिस स्पीड से बढ़ रही है पर कैपिटा इनकम, वो भी काफ़ी कम है। एक्सेप्ट ड्यूरिंग लास्ट 2 decades द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इज नियरली स्टैग्नेंट। लास्ट के 2 decades 20 ईयर्स को देखा जाए, लास्ट के 20 सालों को देखा जाए तो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम जो है, अगर छोड़ दिया जाए लास्ट के 20 ईयर्स को, तो 20 ईयर्स से पहले मतलब 2000 से पहले हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी तकरीबन स्टेगनेंट चल रही थी, ठीक है। 2000 से पहले ये तो 20 साल में थोड़ी स्पीड बढ़ी है।
For about 50 years prior to independence, per capita income was nearly stagnant. तो तकरीबन आज़ादी के 50 साल तक हमारी जो per capita income की जो growth rate है वो stagnant रही है. For about 50 years prior to independence से पहले की बात करें, per capita income of India rose by less than 1%. 50 years पहले की बात करें बोल के गला बैठ गया. अगर 50 इयर्स पहले की बात करें आज़ादी से, तो जो पर कैपिटा इनकम थी वो 1% से भी कम से इंक्रीज हुई थी. आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग, द पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होवर्ड अराउंड 2% पर एनम. तो इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम है वो तकरीबन 2% के आसपास चली. ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1951 to 2013, the annual growth rate of increase in per capita income was 3%. 3% पर एनम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 3% के अराउंड थी. तो खुद सोचो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है 2-3% से बढ़ रही है आज़ादी के बाद भी, ठीक है ना, और कई कंट्रीज में 8-8, 10-10% से बढ़ रही है. तो हम उन कंट्रीज से काफ़ी पीछे हैं, इसलिए इंडियन इकॉनमी को अंडर डेवलप्ड इकॉनमी अभी भी माना जाता है. नेक्स्ट, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी लो है, उसके बारे में भी थोड़ा डाटा देना पड़ेगा. पहले, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इज लार्जली डिटर्मिन्ड बाय द पर कैपिटा इनकम. लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी होगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी वो किस पे डिपेंड करता है? उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डिपेंड करता है. और मैं शायद उल्टा बोल गया. तो लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो किस पे डिपेंड करता है? पर कैपिटा इनकम पे. पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी तो अपना हाई फाई स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे ना. ऑन अकाउंट ऑफ लो पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ इवन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, इज़ वेरी लो. तो जब पर कैपिटा इनकम लो होगी तो रोटी, कपड़ा, मकान के जो नेसेसिटीज़ हैं उनकी जो डिमांड होगी वो काफ़ी कम होगी. लोग ये चीज़ें नहीं ले पाएंगे. समझिए बात. एवरेज इनटेक ऑफ फूड ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया इज़ 2496 कैलोरीज, 2400 कैलोरीज के आसपास पर डे, वेयर एज इन डेवलप कंट्रीज इट इज़ 3400 कैलोरीज. तो जितनी ज़्यादा कैलोरीज बाहर खाएंगे उतना ज़्यादा दिमाग उनका तेज़ चलेगा और काम अच्छा करेंगे, ठीक है. ऑन द अदर हैंड, इंडिया में अगर कैलोरीज कम खाई जा रही हैं तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही कम होगी. दिस सजेस्ट दैट एन एवरेज इंडियन डज नॉट गेट इवन अ मिनिमम डाइट. जो एवरेज इंडियन है उसको तो मिनिमम जो डाइट है वो भी नहीं मिल रही, ठीक है ना. ऑन अकाउंट ऑफ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, देयर एफिशिएंसी रिमेन्स लो. उनकी काम करने की जो एफिशिएंसी है वो लो रहती है. कंसिक्वेंटली प्रोडक्टिविटी उनकी कम हो जाएगी. एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी एक ही बात होती है, लाइन खींचने के लिए बनाई है, क्योंकि आपको पता है पेपर में लिखना तो है ही है ना. इट इज़ बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी दैट पुअर कंट्री लाइक इंडिया कंटिन्यूज टू बी पुअर. तो इस वजह से जब वो खाएंगे कम, प्रोडक्टिविटी कम होएगी, काम कम करेंगे, तो फिर हमारी जो इकॉनमी है वो अंडर डेवलप ही रह जाएगी. नेक्स्ट आ जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. हमारी कंट्री में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. अभी लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर आप 25,000 कमाते हैं तो आप टॉप के 10% लोगों में आ जाते हैं. तो खुद सोचो जो टॉप के 90% है उनका कितना बेड़ा गर्क हुआ पड़ा होगा. इन इंडिया, on the one hand, per capita income is low, and on the other hand, there is wide disparity in the distribution of income and wealth. मतलब inequalities बहुत ज़्यादा हैं. According to Human Development Report, HDR होता है Human Development Report 2021, in India the poorest 40% of the population gets only 18.8% share of the national income. जो सबसे गरीब लोग हैं उनके जो सबसे लोएस्ट 40% लोग हैं उनको सिर्फ GDP का 18% ही मिलता है. मतलब 1% जनता को 1% GDP का हिस्सा भी नहीं मिलता. एज अगेंस्ट दिस, रिचेस्ट 10% इंजॉय 31.7% ऑफ द नेशनल इनकम. जो रिचेस्ट 10% लोग हैं उनके पास 31.7% हिस्सा है. ये तो पुरानी रिपोर्ट है. लेटेस्ट डाटा के हिसाब से तो और भी भयानक है, जो कि गवर्नमेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, वो इस टाइप के डाटा सामने नहीं लेके आती, क्योंकि उन्हीं की बदनामी होती है. ऑफ कोर्स, प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ रिच इज हाई, but high propensity to save is not actualized into high rate of capital formation. हालांकि जो अमीर लोग हैं उनकी जो प्रोपेंसिटी टू सेव है, प्रोपेंसिटी टू सेव होता है वो अपनी तनख्वाह का ज़्यादा % सेव कर पाते हैं. मगर अगर वो ज़्यादा भी सेव कर पा रहे हैं तब भी आप खुद सोचो वो जो उनकी सेविंग है वो कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है. समझ गए ना बात. मेरे को कोल्ड है इसलिए मेरी आवाज़ भारी हो पड़ी है, मगर फिर भी मैंने टॉपिक तो ख़त्म करवाना ही है आज, तो काफ़ी डिले कर दिया मैंने ये टॉपिक को.
हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं लाइक इंडिया, उनकी जो डिपेंडेंस होती है एग्रीकल्चर में वो बहुत ज़्यादा होती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। एग्रीकल्चर मेन सोर्स है लोगों की एम्प्लॉयमेंट का और लाइवलीहुड का। नियरली 50% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। तकरीबन 50% लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं। एग्जैक्ट डाटा जो है 46% के आसपास है। Although the state of secular stagnation in agriculture sector has come to an end and our country achieved self-sufficiency of food grains by virtue of green revolution in 1960s। Although ये भी हमें पता है कि जो secular stagnation मतलब जो stability जो stagnation चल रही थी एग्रीकल्चर के अंदर वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हम जो फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंड करते थे अब फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंड नहीं करते। अब हम फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट माल बना लेते हैं और सेल्फ सफिशिएंसी की वजह से अब हम बाहर वाले एक्सपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करते। येट द नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इवन टुडे कंटिन्यूज टू बी बैकवर्ड। फिर भी अगर हम बाहर से नहीं भी बनाते फिर भी एग्रीकल्चर का जो नेचर है वो हमारा बैकवर्ड ही है, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट that 50% of the population is engaged in agriculture, the contribution of agriculture to national income is barely 17%। अभी भी एग्रीकल्चर में जो है 50% के आसपास 46% के आसपास लोग काम करते हैं और अभी भी एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है 17% है, मतलब बहुत कम है। तो इतने ज़्यादा बंदे क्या कर रहे हैं एग्रीकल्चर में? एज अगेंस्ट इट 48% of the population engaged in non-agriculture sector is contributing 86% of the GDP। समझ की बात? तो 48% ऑफ पॉपुलेशन जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है तकरीबन वो 86% जो है कंट्रीब्यूट कर रही है। इससे पता लगता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा है। इट क्लियरली प्रूव्स दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज लो इन इंडिया पर हेक्टेयर, मतलब पर एकड़ जो प्रोडक्शन होती है वीट की, राइस की, शुगर केन की, कॉटन की, पल्सेस की एटसेट्रा इज 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज से 1/3 प्रोडक्शन हो रही है, बहुत कम प्रोडक्शन हो रही है। हैवी डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, प्रीडोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, परपेचुअल इंडेप्टनेस ऑफ फार्मर्स आर सम ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये सारी प्रॉब्लम्स है कि मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर सबसिस्टेंस फार्मिंग है कि अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाना, या फिर कर्जे लिए हुए हैं और वो कर्जे उतार नहीं पा रहे। ये काफ़ी फैक्टर्स हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी बैकवर्डनेस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद आ जाता है एक और पॉइंट, उसमें ये आ जाता है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया is a typical characteristic of its underdevelopment. As per 2011 census, average annual growth rate of population is 1.5%. 1.5% से हमारी population बढ़ रही है, which is slightly less than that of 2001 census, which was 1.9%. तो 1.9% जो कि बहुत हाई था 2001 में, उससे तो चलो थोड़ा सा कम हुआ, मगर 1.5% इज वेरी हाई ग्रोथ रेट। मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 1.5% हर साल और पैदा हो रही है, मगर जो डेवलप कंट्रीज है उसमें इसकी जो लेवल है वो 0.235 इसके आसपास चलता है, और समटाइम्स उनका नेगेटिव भी हो जाता है। ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ देयर इज एक्सेसिव प्रेशर ऑन द नेचुरल सोर्सेज विच आर पर्टिकुलरली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच आर सफरिंग रैपिड एक्सप्लॉयटेशन एंड डिप्लीशन। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जंगल काटने शुरू कर रहे हैं, लकड़ियाँ जला के पोल्यूशन कर रहे हैं, समझ की बात? तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज की हो जाएगी। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, सपोर्टिंग 18% ऑफ द पॉपुलेशन विद अ मेयर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। इंडिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है? 18%, 18%, और वर्ल्ड का एरिया कितना है? 2.4%, जिससे पता लगता है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी हाई है। Owing to rapid growth of population, there has been a steady decline in the land-man ratio. पर बंदा जो है उसके पास जो ज़मीन है वो कम होती जा रही है। Besides, average size of land holding has been declining, मतलब लगातार गिर रही है, जो मैंने आपको बताया। Small size holdings hinder the viable application of appliances like tractor, threshers, etc. Consequently, productivity remains low. अगर पर बंदे के पास, खुद सोचो, हर एक इंसान के पास अगर वो चीज़ होगी, क्या कहते हैं, कम ज़मीन होगी, तो वो कम ट्रैक्टर यूज़ करेगा, कम मशीनें यूज़ करेगा, तो इसकी वजह से लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो गिर जाती है। नेक्स्ट आ जाता है लो पेस ऑफ
इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रो करने की जो स्पीड है वो काफ़ी कम है. द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया हैज़ बीन क्वाइट स्लो. In the last 15 years, the growth rate of manufacturing sector was not up to the mark. Manufacturing sector इतना ज़्यादा manufacture नहीं कर पाया. No doubt, since independence, many consumer industries like clothes, sugar, pharmaceuticals, etc. have made appreciable progress, but capital goods industry have failed to show any perceptible breakthrough. Simple words में कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज तो बनी है, मगर जो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज हैं वो भी अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है. ऊपर से कोरोना आ गया, ऊपर से डीमोनेटाइजेशन आ गई, तो उससे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा. नेक्स्ट आ जाता है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. In India, a large number of people who are able and willing to work at a prevailing wage rate are found to be unemployed and underemployed. जो लोग काम करना चाहते हैं या तो उनके पास काम ही नहीं है, या काम अपने लेवल से इतना कम है, क्वालिफिकेशन से नीचे काम कर रहे हैं, या फिर जो 6 घंटे काम कर सकता है, 8 घंटे काम कर सकता है, उसको सिर्फ पार्ट टाइम जॉब ही मिल पा रही है. मैसिव unemployment implied huge wastage of manpower and consequently a huge gulf between potential output and the actual output in the economy. जब लोगों को काम ही नहीं मिलेगा तो काम करेंगे ही नहीं, तो जितनी जीडीपी बढ़ सकती थी उतनी जीडीपी नहीं बढ़ पाएगी. एक्चुअल जीडीपी या एक्चुअल आउटपुट कम ही रह जाएगी. लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है. इन इंडिया ऑन द ऑनसेट ऑफ प्लानिंग हार्डली अबाउट 10% ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम वॉज सेव्ड. जो इंडिया में जो जितना भी ग्रॉस नेशनल इनकम है उसका सिर्फ 10 to 20% ही सेव हो पाता है. शुरुआत में तो ये 10% था. लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज ऑलमोस्ट सेम. मैनी कॉजेज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट लाइक लो पर कैपिटा इनकम, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़, मतलब इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, यही कारण है जो मेन है लो इन्वेस्टमेंट के, और डिमांड भी काफ़ी कम है. प्रेजेंटली द लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैज़ राइजन टू 30%. जो लेवल ऑफ इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. मतलब इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग का लेवल जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंडर 30% हो गया है. डाउटलेस द प्रोग्रेस इन इज सिग्निफिकेंट, बट इंडिया हैज़ अ हाईली कैपिटल आउटपुट रेशो. इंडिया का जो कैपिटल आउटपुट रेशो है वो काफ़ी हाई है. कीपिंग इन व्यू द लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, द प्रेजेंट रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट सफिशिएंट. कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होता है? कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट, मतलब एक यूनिट को बनाने में कितनी मशीनें लगी. तो सिंपल वर्ड्स में जो पर मशीन है वो काम जो है कम करती है. मान लो एक मशीन है और काम कर रही है 100, और एक मशीन है काम कर रही है 10, तो कैपिटल आउटपुट रेशो लो जो है वो किस केस में हुई? लो इस केस में हुई ना, ठीक है ना. तो कैपिटल आउटपुट रेशो लो होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए. कैपिटल आउटपुट रेशो अगर हाई होती है तो ये दिखाता है कि देश का बेड़ा गर्क है. समझ गए आप. नेक्स्ट आ जाता है इसमें शॉर्टेज ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स. जो हमारे जो एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इंडिया में इतने ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा होने चाहिए. इंडिया सफर्स फ्रॉम एक्यूट शॉर्टेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, दैट इज़ वाई इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू एफडीआई. अगर हमारे यहाँ खुद बिजनेसमैन नहीं होंगे तभी तो हम बाहर की एफडीआई को देख रहे हैं कि एफडीआई होगी, बाहर से पैसा आएगा. वी आर इंकरिंग अ हैवी कॉस्ट ऑफ एफडीआई इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ आर इकोनॉमी बाय द नॉन रेजिडेंट्स. तो अगर एफडीआई की बात करते हैं तो उससे क्या होगा? अगर हम एफडीआई पे डिपेंड करते हैं तो उसकी वजह से जो सारा का सारा जो क्या कहते हैं पैसा है वो बाहर से आएगा. और अगर सारा का सारा पैसा बाहर से आएगा तो हमें बाहर की जो लोग हैं उनको भी थोड़ा कंट्रोल देना पड़ेगा इकोनॉमी का. समझ की बात. फिर आ जाता है कि इकोनॉमिस्ट कॉल इट एज अ ट्रेंड टुवर्ड्स इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म ऑफ आर कंट्री. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म की तरफ जा रही है. ठीक है, जिसको नियो कॉलोनियलिज्म भी कहा जाता है. नेक्स्ट आ जाता है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस. जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं. कौन कौन से? सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक कास्ट सिस्टम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंसेज आर सम सीरियस stumbling blocks in the process of economic growth and development. Social differentials on the basis of traditional caste system are emerging to be stronger with the passage of time. जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हम अपने सोशल मसलों में उलझे हुए हैं. जैसे कास्ट सिस्टम में, लॉ ऑफ इनहेरिटेंसेज में केस पे केस चली जा रहे हैं. समझ की बात. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक रुकावट क्रिएट करती हैं डेवलपमेंट में. और अगर ये सारी चीज़ें चलती रहीं तो जो एक आम इंसान है वो केसों में उलझा रहेगा, समाज की प्रॉब्लम्स में उलझा रहेगा, तो फिर इकोनॉमी के लिए क्या काम करेगा? समझ गए बात. तो सारा टाइम वेस्ट उसी में, इन्हीं बातों में हो जाता है लोगों का अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में, इंडिया में भी. डेफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल. जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें डेफिशिएंसी है.
अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज ड्यू टू डेफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल अच्छी नहीं है और जो अच्छे काम करने वाले हैं वो बाहर चले जाते हैं। ओइंग टू पुअर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी नहीं है, एज वेल एज डेफिशिएंट opportunities of industrial skills. Labor force in India continues to be by and large an army of manpower devoid of will to do and skill to do. तो इंडिया में ये बताया गया है कि इंडिया के जो स्किलफुल लोग हैं वैसे तो वो बाहर चले जाते हैं और जो यहाँ पे रह जाते हैं उनके पास विल टू डू, काम करने की विल भी नहीं होती और स्किल भी नहीं होती। ठीक है, मतलब ज़्यादातर मैन पावर के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीन्स आर स्टिल ऑपरेटिंग या स्टिल इन ऑपरेशन इन अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रीज में अभी भी ऐसी ऐसी मशीनें चल रही हैं जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करती हैं, फिर भी चलाई जा रही हैं। प्रोडक्शन with such obsolete machinery not only adds to the cost of production but it is also of the poor quality। एक तो cost of production बढ़ती है, ऊपर से quality काफ़ी poor है माल बनने की। Our industries fail to compete with the products of foreign countries in the international market। हम जो भी goods बनाते हैं वो international market में compete ही नहीं कर पाती। ठीक है, आर एक्सपोर्ट्स आर देयरफॉर एडवर्सली अफेक्टेड। जो हम क्वालिटी का माल बना रहे हैं वो इतना कम है कि हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, माल नहीं बिक रहा इंटरनेशनल मार्केट में हमारा। इवन इन एग्रीकल्चर सेक्टर टेक्नोलॉजी इज नॉट अपग्रेडेड, इम्प्लॉइंग लो प्रोडक्टिविटी एंड कंसिक्वेंटली लो प्रॉफिटेबिलिटी। इंडिया में एग्रीकल्चर ज़्यादातर लोग कर रहे हैं मगर एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी इतनी पुअर है कि लो प्रोडक्टिविटी है। दिस हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की कमर्शलाइजेशन भी नहीं हो पा रही। लास्ट पॉइंट आ जाता है ड्यूलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हमारे इंडिया में ड्यूल इकॉनमी है, डुअल, ठीक है, डुअल इकॉनमी है। एक तरफ देखा जाए तो बहुत जो रईस जो हाईली डेवलप्ड सेक्टर्स हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो बिल्कुल ही विलेजेस जहाँ पे बिजली तक नहीं है। Indian economy is a dualistic economy as it includes a highly developed sector. Highly developed sector में क्या है? It includes firms owned by big industrial houses, high productivity, high profitability and high level of investment जो है करेक्टराइज करता है दिस डेवलप्ड सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। मतलब एक ऐसा डेवलप्ड सेक्टर है जैसे मॉल्स में चले जाओ, बड़े बड़े हैं और इसका ये पता लगता है आपको कि यार ये तो लग रहा है इंग्लैंड में आगे, किसी वेस्टर्न कंट्रीज में आगे। ठीक है, दूसरी तरफ एक अंडर डेवलप्ड सेक्टर है, इट इंक्लूड्स द एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड विलेज इंडस्ट्रीज। Low level of productivity, low profitability and low investment are the principal characteristic of this sector। इसमें प्रोडक्टिविटी भी लो होती है, विलेज में काम चल रहा है, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली द बल्क ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन अंडर डेवलप्ड सेक्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।